हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 15 सितंबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए कि कई बार कमेंट बॉक्स में जो है देखने को मिलता है या पर्सनल मैसेज मिलता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ देखिए, आपको मैंने बताया था कि पर्सनली आप पीडीएफ मांगेंगे तब भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, और जो लोग मांगते हैं उनको अवेलेबल किया करा दिया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा उनको लग रहा है कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वह जो है प्रॉपर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके या मैसेज करके जो है एक बार जुड़ जाएं और यहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज के करंट अफेयर्स में सबसे फर्स्ट नंबर की न्यूज क्या है आप लोगों के लिए, देखते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए शुरू किया है 4 लाख रुपए का बीमा कवर। तो आइए देखते हैं गिग वर्कर्स क्या होते हैं और कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है बीमा कवर शुरू किया गया, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के हितों की कल्याण की रक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसमें एक समृद्ध बीमा पैकेज शामिल है और जिसका मूल्य आप देखेंगे तो 4 लाख रुपए है। इस 4 लाख रुपए में 2 लाख रुपए की जीवन बीमा और एक अतिरिक्त 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा शामिल है। इस महत्वपूर्ण कदम का अपेक्षित फायदा होने की उम्मीद है कि लगभग 2.3 लाख गिग वर्कर्स को यह जो है फायदा मिल सकेगा। अब यहाँ पर शब्द बार बार आया गिग वर्कर्स या गिग श्रमिक, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो गिग वर्कर्स वे कर्मचारी होते हैं जो एक कंपनी के साथ जुड़कर ग्राहकों को सीधे सेवाएं देते हैं। वे एक मुफ्त परियोजनाओं या गिग्स को पूरा करने के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम समझें गिग वर्कर्स को, तो आप अगर दिल्ली, मुंबई या किसी भी शहर में रहते होंगे तो आप जो है जो ई कॉमर्स साइट है उससे सामान को परचेज करते होंगे, ऑर्डर करते होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो स्विगी हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या और भी जो ई कॉमर्स जो है साइट्स हैं उस पर आप देख पा रहे होंगे कि आप जब सामान ऑर्डर करते हैं तो कोई एक व्यक्ति होता है जो सामान की डिलीवरी आप तक करता है। ठीक है, नॉर्मल जो है लहजे में डिलीवरी बॉय आप उसको कहते हैं। तो वह जो व्यक्ति आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है कंपनी का, वही गिग वर्कर है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि गिग वर्कर्स क्या होता है। तो ऐसे जो है वर्कर्स के लिए, जिनकी संख्या अभी बहुत ज्यादा हो रही है, लगातार बढ़ रही है, ऐसे वर्कर्स के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा यह 4 लाख रुपए का बीमा कवर योजना जो है इसके बीमा कवर का एक प्लान क्रिएट किया गया है। ठीक है, और उनके जीवन की रक्षा के लिए, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना में जो है उनको कुछ सहायता हो पाए, इसके उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है, इस पहल को कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, अब एक जो है मैं आपको प्रश्न दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गिग वर्कर्स के बारे में आपने देख लिया, आपको सर्च करना है गिग इकोनॉमी के बारे में। क्या होता है गिग इकोनॉमी, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हेडलाइन की तरफ चलते हैं। अगली हेडलाइन है नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया आज 15 सितंबर को। हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस की अगर हम बात करें तो यह दिन राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों के प्रयास को सलाम करने के लिए है, और यह दिन भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर और भारत रत्न जो है प्राप्त करता रहे हैं मोचगुणम विश्वेश्वरैया, इनके जन्मदिन को चिन्हित करता है। ठीक है, इनके जन्मदिन के ही उपलक्ष्य में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में। इंजीनियर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर हम इस बोर्ड पर पढ़ रहे हैं तो यह भी जो है किसी एक इंजीनियर्स की देन है। अगर हम इस भवन में रह रहे हैं, इस कमरे में हैं जहाँ पर यह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यह भी एक इंजीनियर्स की ही देन है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे रेलवे, मेट्रो और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यह जितने भी सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है जो हमारे इंजीनियर्स हैं हमारे देश का, उनका जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन सारी चीजों को इनिशिएट करने में, बनाने में। ठीक है, तो इनको जो है इनके दिन को सेलिब्रेट आप करिएगा, जो नेशनल इंजीनियर डे के रूप में हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किसके जन्म दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अभी हमने आपको बता दिया है।
अगर बात करें 2023 का जो नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया उसके थीम की, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है थीम। जैसा कि मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं कि थीम आपको जरूर जो है देखना है। तो इस साल 2023 में जो थीम है वह है इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, 2023 का थीम आपका यही है जो इंजीनियर डे अभी इस साल मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले हेडलाइन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली हेडलाइन है, यह भी जो है एक स्पेशल डे है, यह भी मनाया जाता है आज ही के दिन, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ठीक है, तो आप बताएंगे भारत में क्या लोकतंत्रात्मक शासन है। तो अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आज हम मनाते हैं 15 सितंबर को, और यह दुनिया भर में मनाया जाता है। आप देख रहे होंगे अंतरराष्ट्रीय लगा हुआ है लोकतंत्र दिवस के आगे। तो यह दिन लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने के अवसर भी प्रदान करने के लिए हम जो है इस दिन को मनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस है या लोकतंत्र दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का अस्तित्व लोकतंत्र की सार्वभौमिक घोषणा के कारण है, जिसे आप देखेंगे तो 15 सितंबर 1997 को अंतर संसदीय संघ IPU ने अपनाया था। 2007 की अगर हम बात करें तो 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने इस विशेष दिन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। और अभी अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में, तो उसकी थीम है। ठीक है, तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का जो थीम है वह है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आप यहां पर इसका थीम जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले हेडलाइन की तरफ या अगले जो है न्यूज की तरफ अपने। एक और दिन मनाया जाता है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। समझेंगे लिम्फोमा क्या होता है और जागरूकता दिवस मनाया जाता है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस WLAD, ठीक है, 15 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है और यह लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। रक्त कैंसर का एक समूह जो लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिम्फोमा विभिन्न रूप में आते हैं, जैसे हॉस्किन लिम्फोमा और गैन हॉस्किन लिम्फोमा। मेनली यह जो है दो आपको देखने को मिलते हैं, और यह प्रॉपर इसके जो दो मुख्य प्रकार हैं यह है। अगर बात करें विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 2023 के विषय का यानी कि थीम का, तो इस वर्ष जो इसका थीम है वह है हम अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस के बारे में। ठीक है, लिम्फोमा होता क्या है, क्या आप जानते हैं? मैंने आपको बताया कि लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है। ठीक है, जो आप देखेंगे तो लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है, और जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसका जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और लिम्फोमा को समझने के लिए इसको जो है कई पार्ट में आप तोड़कर भी समझ सकते हैं। जैसे लसिका प्रणाली को आपको समझना होगा। लसिका प्रणाली क्या होता है? तो लसिका प्रणाली जो है हमारी शरीर की सुरक्षा टीम है एक प्रकार की। आप देखेंगे इसमें लिम्फ नोड्स, लिम्फ वाहिकाएं, प्लीहा और अस्थि मज्जा शामिल हैं, जो सभी संक्रमण या संक्रमित जो है बीमारियों से लड़ने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लसिका प्रणाली को असामान्य कोशिका वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा सा देखेंगे तो और बेहतर समझ हो जाएगी। अगर बात करें असामान्य कोशिका वृद्धि के बारे में, तो लिम्फोमा तब होता है जब कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, आपने नाम सुना होगा, जब कुछ सफेद रक्त कोशिकाएं जिन्हें लिम्फोसाइट कहा जाता है वह असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं हमारे शरीर में, तो शरीर को जो है संक्रमण से लड़ने में, एक्चुअली यह क्या होता है कि शरीर को जो है हमारे संक्रमण से बचाती हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, और अगर यह जो है बढ़ेंगी तो बहुत ज्यादा संख्या में अगर ये बढ़ने लगेंगी तो कभी कभी क्या होता है कि यह नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि होती है तब भी जो है हमको दिक्कत होता है और कैंसर देखने को मिलता है। ठीक है, संकेत और लक्षण की अगर बात करें, इसमें अगर आपको इस तरह की कोई बीमारी हो रही है तो इसमें जो है आपको संकेत मिलने लगता है, आपको थोड़ा सा जो है मिचलाहट आना स्टार्ट होगा, साथ ही साथ फीवर हो सकता है, साथ ही साथ आपको जो है आपके शरीर में खुजली हो सकती है। यह सारे इसके प्रमुख कारण कुछ होते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि हम इस साल जो है 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस
को मनाए हैं। और इस वर्ष का जो थीम रहा है वह आपका रहा है, हम अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा विश्व लिम्फोमा दिवस के बारे में। आगे अगर देखें तो भारत को अपना पहला एयरबेस C295 विमान मिल गया है। क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत को अपना पहला एयरबेस C295 विमान स्पेन से मिला है। एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स को पहला C295 विमान सौंपा है। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने स्पेन के सिविल में विमान प्राप्त किए हैं। भारत ने सितंबर 2021 में एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए 21,935 करोड़ रुपए का जो है एक सौदा किया था। और इन विमानों में से आप देखेंगे तो 40 को टाटा एडवांस्ड के साथ मिलकर भारत में ही तैयार किया जाएगा और बाकी जो है वहां से ले आया जाएगा। C295 विमान 480 किलोमीटर प्रति घंटे से 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है और वह भारतीय वायुसेना के एरो 748 विमान की जगह लेगा जो 60 साल पहले से ही सेवा में है। तो ध्यान रखिएगा किसका जो है स्थान लेने वाला है, साथ ही साथ जो है यह कहां से लिया जा रहा है, कहां से इसकी डील की गई थी, उस कंपनी का नाम भी ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि अभी पहला जो है जो यह एयरक्राफ्ट है वह जो है भारत में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं, एक बड़ी उपलब्धि है। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल। स्किल इंडिया डिजिटल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो स्किल इंडिया डिजिटल जो है एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, यानी कि एक प्रकार का डीपीआई है जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि स्किल इंडिया डिजिटल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो उद्यमिता मंत्रालय का नाम आपको ध्यान रखना होगा। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता से संबंधित विभिन्न सरकारी पहलों को एक ही मंच पर समेकित करना है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी कल यानी परसों यानी बुधवार के दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल लॉन्च किया है और उन्होंने कहा कि यह सभी क्षेत्रों के लिए कामकाज में गति लाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा स्किल इंडिया डिजिटल के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला बना है 13वां देश। तो भारत दुनिया का अब 13वां देश बन गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ठीक है, यह घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को नई दिल्ली में की गई है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया सहित देशों के एक विशेष समूह में शामिल हो गया है इस प्रकार का सर्टिफिकेट जारी करने वाला। OIEML प्रमाण पत्र अंतरराष्ट्रीय बाजार में वजन या माप बेचने के लिए अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यह भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर अपने माप उपकरणों का विपणन करने में सक्षम बना देगा। ठीक है, या बनाता है। तो आप ध्यान रखिएगा जो भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाला अब 13वां देश बना। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। केरल में निपाह वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। कुछ ही मामले अभी मिले हैं लेकिन बहुत ही यह जो है चिंताजनक स्थिति है कि निपाह वायरस फिर से जो है चर्चा में है और जो है केरल में देखने को मिल रहा है। इसके जो है कई लोगों के पास जो है इसका सिम्टम देखने को मिला और इनसे जो है मृत्यु भी हुई है एक आध। तो केरल में निपाह वायरस के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोड। ठीक है, इसके जो है जितने भी पंचायतें हैं खासकर टोटल 9 पंचायतों को विशेष रूप से कंटेनमेंट जोन्स में जो है कंटेनमेंट जोन्स में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों जो वहां की आशा कार्यकर्ता हैं यानी कि मान्यता प्राप्त जो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जो है हर दिन निवासियों जो वहां के निवासी हैं पंचायतों के उनके घरों का दौरा करना पड़ रहा है, अभी चिकित्सा जांच करना पड़ रहा है और लोगों की निगरानी करते हुए डेटा एकत्र करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पंचायतें दैनिक बैठक कर रही हैं। पुलिस और राज्य के पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ
समन्वय भी कर रही हैं कि इसको जो है फैलने से रोका जाए और बढ़े ना। निपाह वायरस की अगर हम बात करें तो निपाह वायरस जो है एक संक्रमण एक जो है जेनेटिक बीमारी है। क्या होता है जेनेटिक बीमारी, इसको भी समझेंगे। तो जानवरों से लोगों में फैलता है और दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर बात करें जेनेटिक बीमारी की, तो जेनेटिक जो होता है एक्चुअली उसमें आप देखेंगे तो किसी भी जानवर के द्वारा किसी भी मनुष्य में अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसको हम जो है जेनेटिक बीमारी बोलते हैं, राइट। तो यह जो है दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में के संपर्क में आने से भी फैल सकता है, जो आपका निपाह वायरस है। संक्रमित लोगों में यह स्पोर्शोन्मुख संक्रमण से लेकर तीव्र श्वसन बीमारी और घातक इंसेफ्लाइटिस तक जो है कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। यह वायरस शुगर जैसे जानवरों में भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा निपाह वायरस के बारे में और जो है इसके बारे में आप जानते भी होंगे। अभी इसका जो है प्रकोप फिर से देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जो है सारी चीजों को बहुत व्यवस्थित तरीके से करने की आवश्यकता है। अगली हेडलाइन है, थोक कीमतों में लगातार 5वें महीने गिरावट जारी है। अगस्त में -0.52% पर पहुंची है। केंद्र सरकार ने अगस्त महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक डेटा का अनावरण किया है, जिसमें आप देखेंगे तो थोक मुद्रास्फीति में गिरावट की लगातार प्रवृत्ति का पता चल रहा है। और अगस्त में हम देखें तो थोक मुद्रास्फीति दर -0.52% तक गिर गई है। आप देखेंगे जो लगातार 5वां महीना है जब यह नकारात्मक क्षेत्र में रह रही है। गौरतलब है कि जुलाई में आप देखेंगे तो थोक महंगाई दर -1.36% रही थी और जून में -4.12% तक पहुंच गई थी। तो ध्यान रखिएगा इसको भी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अगर 1-2 महीने के अंदर कोई एग्जाम है तो उसके लिए खासकर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। GSITI ने इसरो के साथ 5 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देख लेते हैं क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान GSITI ने बेंगलुरु में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया और यह समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया गया था। अगर बात करें GSITI के उप महानिदेशक मैथ्यू जोसेफ और इसरो के पृथ्वी अवलोकन अनुप्रयोग एवं आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम कार्यालय के निदेशक JV थॉमसन, तो इनके बीच यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका उद्देश्य अगर देखें तो परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य खनिज अन्वेषण में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS के अनुप्रयोग, खनिज अन्वेषण में उन्नत रिमोट सेंसिंग तकनीक और आपदा प्रबंधन में भू सूचना विभाग के अनुप्रयोग में कुशल कार्यबल यानी कि मानव संसाधन के निर्माण के माध्यम से क्षमता निर्माण है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें जो है टोटल 15 जो है मीटिंग्स, इसमें 15 जो है चीजें 15 टाइम जो है इन चीजों को 15 टाइम में इसको इनिशिएट किया जाएगा और लगभग इसमें 300 वर्कर्स शामिल होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार का जो समझौता ज्ञापन हो रहा है इससे क्या फायदे हो रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको खासकर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज आपने देखा जितने भी हेडिंग्स थे और आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। साथ ही साथ आप इसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि अभी तो आपको ध्यान रहेगा 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद दिमाग से उतर जाता है। तो आप हमेशा जो है इसको थोड़ा सा पलट कर देखते रहें, जो कि आपको ध्यान में रहे। साथ ही साथ आपका जो मंथली इसका MCQs होगा वह भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो उसमें एक बार आपका फुल फ्लेज में प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा एग्जाम में अगर इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।